2007 में दक्षिण भारत में बीजेपी ने पहली बार सरकार तब बनाई जब कर्नाटक में बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी को उम्मीद थी इसका प्रभाव दक्षिण भारत के दूसरे बड़े राज्यों में पड़ेगा और वो अगले कुछ साल में वहां भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी समझ चुकी है कि हर राज्य अलग है, हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनानी जरूरी है। इसे ही ध्यान में रखकर तेलंगाना के लिए अलग रणनीति बनाई गई है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रहे हैं और इन्हीं को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच हैदराबाद की सड़कों पर लगे ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि केसीआर और मोदी के बीच ही असली जंग है। केसीआर को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया था। एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना का एक अलग राज्य के तौर पर गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसीलिए जब से तेलंगाना अलग राज्य बना है तब से यहां पर चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ही बोलबाला रहा है। मोदी जानते हैं कि चंद्रशेखर राव एक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए वो केसीआर को हटाने के लिए परिवारवाद के नाम पर उन पर हमला कर रहे हैं। केसीआर के बेटे केटी रामाराव के टीआरएस में बढ़ते कद को वो परिवारवाद की श्रेणी में गिनते हैं। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीआरएस के परिवारवाद का मुद्दा पिछले 4 साल से उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना में टीआरएस एक बड़े जनाधार से सरकार बनाने में कामयाब रही है। 2014 में राज्य बनने के बाद यहां 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें टीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 119 सीटों वाली विधानसभा में 2014 में टीआरएस को 63 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 21, तेलुगु देशम को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। 2018 की विधानसभा चुनाव में टीआरएस और मजबूत हुई। इन चुनावों में टीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, टीडीपी को 2, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को सिर्फ 1 और अन्य को भी 1 सीट मिली थी। साफ है कि बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन का फायदा उठाने के लिए 2014 में आंध्र को 2 हिस्सों में बांटा था, लेकिन उसे भी इसका फायदा कभी नहीं मिल पाया। जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का बल लगा रखा है। मोदी जानते हैं
कि बिना ठोस रणनीति बनाए टीआरएस को हराना मुश्किल है। इसी के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी ने तेलंगाना की हर विधानसभा सीट में हलचल पैदा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को सभी 119 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन गुजारने का आदेश दिया था। इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ने के लिए किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर रात्रि भोज भी किया। बिल्कुल अभी 1 साल चुनाव में रह गया है, तो ये जो संपर्क अभियान है एक तरह से मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। वैसे तो हमारा कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है, हमेशा मैदान में रहता है, कभी भी चुनाव आ जाए तो तैयार रहता है। बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना की राजनीति के अहम किरदार हैं। वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से ही सांसद हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार उन्हें भी कड़ी चुनौती दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के उन नेताओं में हैं जिनका हैदराबाद शहर में अच्छा दबदबा है। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर 30 साल से उन्हीं की पार्टी का कब्जा है। हैदराबाद की विधानसभा और नगरपालिका में भी उनका बड़ा प्रभाव है। खास बात यह है कि अब हैदराबाद के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी उनका जनाधार थोड़ा बढ़ने लगा है। हालांकि जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। एनएसी की मेंबर आज भी है वो। हमारे यहाँ से आज तक किसी ने भी पोलराइजेशन की बात की है, डिवाइड की बात की है, बंटवारे की बात की है? ये सब तो ओवैसी साहब ही करते हैं ना। तो उनके मन में वही है, उनके दिमाग में वही है। सो जिस दिमाग में रहता है वो जुबान पे आता है। तो आप खुद डिवाइड की बात करते हैं, आप खुद पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।